नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और इस वक्त की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों उन्हें एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया था, जहां लोगों ने कई हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली थी और इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर लगातार हमलावर थी। बौद्ध धर्म से संबंधित एक कार्यक्रम था जिसमें शपथ लेने पर यह पूरा विवाद हुआ था। बीजेपी ने हिंदू विरोधी इनको बताया था। अब यह खबर आ रही है कि राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गौतम ने अपना इस्तीफा भेजा है। आपको ये भी बता दें कि 5 अक्टूबर को गौतम ने खुद ट्विटर पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की थी और उन्होंने कहा था कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने और भारत को जातिवाद व छुआछूत से मुक्त कराने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। और उसके बाद से ये विवाद लगातार गहरा गया था। बीजेपी के निशाने पर आ गई थी आम आदमी पार्टी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राजेंद्र गौतम ने क्या कुछ कहा है अपने इस्तीफे को लेकर और बीजेपी पर। बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ था। वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट्ट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के गडकरी जी भी जाते हैं। उसपे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए। उसपे भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, अपनी बात पर राजेंद्र गौतम कायम नजर आ रहे थे जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था और जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी तमाम आरोपों के बावजूद भी। लेकिन अब ये जो इस्तीफा अचानक हुआ है, क्या वजह इसके पीछे नजर आ रही है और क्या कुछ खबरें इनके इस्तीफे को लेकर मिल रही हैं आपको? जी देखिए, राजेंद्र पाल गौतम अपनी बात पे जो कायम है उसका कारण भी यह है कि फैक्ट भी यही है जो वो बता रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ते वक्त और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते वक्त 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। तो तब से लेकर आज तक जब दशहरे पर पूरे देश में जो है इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और वहां पर ये 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। जो प्रतिज्ञा वो कर रहे थे वो वही थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी। लेकिन क्योंकि राजनीति है, चुनाव है, गुजरात है, तो इसीलिए जो है क्योंकि बीजेपी ने घेरना शुरू किया, ये सवाल खड़े किए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हैं मंदिर मंदिर घूमते फिर रहे हैं, अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं और जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को मैं नहीं मानता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं। तो ये हिंदू विरोधी होने का उनके ऊपर आरोप लगाया। तो ये खबर तो तभी से थी कि अरविंद केजरीवाल जो है नाराज है अपने मंत्री से, क्योंकि हुआ ये कि वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो एक सरकार है, सरकार का हिस्सा है। तो शुरुआत में जो है कोशिश की कि जो माफीनामा है उन्होंने अपना दिया था और ये भी कहा कि बीजेपी की इस हरकत से, बीजेपी जो जिस तरह का षड्यंत्र कर रही है और माहौल बना रही है, इससे अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी, तो इसीलिए अब राजेंद्र पाल गौतम ने जो है ये कहा है कि क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी पे गया था, मंत्री की कैपेसिटी पे नहीं गया था और आम आदमी पार्टी नेता की कैपेसिटी पे नहीं गया था, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल को जो है हमले झेलने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री को भेज दिया है। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि जहां तक तथ्य की बात है तो तथ्य यही है कि उन्होंने वही प्रतिज्ञा ली जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाई थी और सालों से चल रही है। यहां तक कि अदिति ये भी बताना होगा कि इसी तरह के प्रोग्राम में इस साल 5 अक्टूबर को नितिन गडकरी भी गए थे नागपुर में, जो बौद्ध धर्म दीक्षा का प्रोग्राम होता है दीक्षा भूमि में, नितिन गडकरी भी गए थे। सालों से ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि राजनीति है और बीजेपी ने घेरना शुरू किया और हिंदू विरोधी जो है
बताना शुरू किया। और आज के समय में अदिति हकीकत यही है कि कोई भी पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी होने का तमगा जो है वो अपने सीने पर लेकर नहीं चल सकती है। तो इसीलिए जो है राजेंद्र पाल गौतम ने ये देखते हुए कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यही बेहतर होगा कि वो अपना इस्तीफा दें, और क्योंकि बीजेपी भी यही मांग कर रही थी कि मंत्री को हटाया जाए, तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री को भेज दिया है। जी शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर राजेंद्र गौतम साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके चलते उनकी पार्टी पर कहीं ना कहीं आंच आ रही है और वो ऐसा नहीं चाहते। उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इससे वो बहुत दुखी हैं और बीजेपी पर भी वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा देना ही ठीक समझा है। आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दिल्ली में हो रही आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई। हालांकि बैठक में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव तमतमाए हुए निकले और कहा कि श्याम रजक ने मुझे गाली दी है। एनडीटीवी से बात करते हुए आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि मैं बहुत तनाव में हूं, जो भी हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्याम रजक। लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं उन पर उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए तेज प्रताप ने। मुझे कोई उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पूर्व काल में, मध्यकाल में, वर्तमान काल में, पौराणिक काल में भी आप जानेंगे यही कहा जाता है कि समर्थवान के होत न कोई दोष को साईं। जो समर्थवान होते हैं उसका कोई दोष नहीं होता। मेरा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया, मृत्यु के चला गया। मैं वैसे ही बहुत दुखी था, अभी भी दुखी हूँ, और दुख की बेला में भी मैं पार्टी के हित में, पार्टी के लिए काम करने के लिए आया। उसके बाद भी जिस तरह की बातें हुई हैं, मैं बड़े तनाव में हूँ, बहुत परेशान में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हम कमज़ोर लोग हैं। कुछ भी अधिकार है सामर्थ्यवान लोगों को कहने का, सामर्थ्यवान लोगों को करने का। मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। लेकिन तेज प्रताप ने मीडिया में खास तौर से ये कहा कि आपने गाली दी है, माँ बहन जो भी कुछ कहा गया, और मंच से भी उन्होंने आज इस तरह की बात की। एक ही लाइन में कह रहा हूँ ना कि सामर्थ्यवान के होत न दोष गोसाई। सामर्थ्यवानों के बोलने पर कोई टिप्पणी भी करने का अधिकार नहीं है। कहा गया है ना, ढोल गंवार पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। हम लोग तारण के अधिकारी हैं। आप आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद मुझे नहीं मालूम, लेकिन मंच पर इस तरह से कहना, भरे मंच में आपको लेकर इस तरह से कहना, आरोप लगाना कि आपने गाली दी है, ये श्याम रजक हैं, इस तरह की बातें। मैं तो कह रहा हूँ उनके वक्तव्य का मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन समर्थ के हो, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ चर्चा ही नहीं कर सकता हूँ। सामर्थ्यवान के होत न दोष। क्या आपने कहा है इस तरह की बातें जो आरोप लगा? सामर्थ्यवान के होत न दोष को साईं। तो ये है श्याम रजक, जो तेज प्रताप का जो आरोप है उस पर सीधे कुछ कहने से बच रहे हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आरजेडी अध्यक्ष एक बार फिर चुन लिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस बैठक में ये भी कहा कि एकता में ही ताकत है, और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अहम मामलों में अब तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने जो अथॉरिटी है वो तेजस्वी यादव को दे दी, एक तरह से उत्तराधिकारी उनको बता दिया। हालांकि पहले भी जब लालू यादव अस्वस्थ थे तब तेजस्वी यादव ही कमान को संभाल रहे थे। सुनते लालू यादव ने क्या कुछ कहा। आप सभी साथियों को एक कारण तेजस्वी ने संगठित रहिए, एकता बन रही है, और एकता में ही ताकत है। हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए, और कुछ भी बोलने के पहले ये संभल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले में हर आदमी नहीं बोलेगा। किसी मुझसे क्या निकल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये
मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया, तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी देंगे। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हटाने का है, व्यक्तिगत पसंद नापसंद को अलग रखें। एक बात समझने की जरूरत है, हो सकता है कि हम सबको खुश ना रखें, हो सकता है कि हम भी सबसे खुश ना हो, लेकिन जो बड़ी चुनौती है, जो बड़ी लड़ाई है, उसमें हम लोग, आप सब यहां जितने लोग बैठे, हम सब साथी हैं, एक टीम है। आज देश के सामने बड़ी चुनौती है कि आरएसएस जो अपना एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहता है, सब लोग भली भांति जानते हैं और हम लोगों को उनसे लड़ना है, वैचारिक तौर पे, कोनो हाथापाई मारा पीटी नहीं करना। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए देश की पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में 98% और महाराष्ट्र में 95% जमीन को अधिग्रहित किया जा चुका है। महात्मा गांधी के धाम साबरमती में पहला बुलेट रेल स्टेशन भी बन रहा है और यहां पर ट्रांसपोर्ट के सभी मोड कनेक्टेड होंगे। साबरमती से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी मल्टी मोडल हब से ये यहां से एक तरह से स्काई वॉक है, वहां से जाते होते हुए वहां जाकर साबरमती जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का, वहां पर जाकर मिलेंगे। और वो स्टेशन किस तरह का होगा, तो ये स्टेशन है बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है, ये कुछ इस तरह का यहां पर होगा। इस संबंध में बात करने के लिए अभी क्या स्थिति है, कब तक ये पूरा हो पाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए बुलेट ट्रेन की जो प्रवक्ता है सुषमा गौर हैं। बुलेट ट्रेन की हम बात करें तो अभी बुलेट ट्रेन का जो सपना है कितना आकार ले चुका है? देखिए, काम जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। ये हब जो है तैयार हो जाएगा फरवरी 2023 में और धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता जाएगा हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते जाएंगे साइमल्टेनियस। तो अभी ये सिर्फ एक तरह से प्रारूप है, शुरुआत नहीं हुई, इसकी काम ये कब तक कहाँ तक बन पाया होगा? ये करीब 90% इस पे हब पे काम हो गया है, लेकिन ये है कि जैसे कि आपने देखा मेट्रो यहाँ पे चलने लगी है अहमदाबाद में, तो उसके स्टेशन से कनेक्टिविटी के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये और ये आपने बनाया है जो कहाँ से क्या कनेक्ट होगा, तो ये बताइए। हाँ, ये बेसिकली एक तो लोकेशन प्लान है। अभी हम जहाँ खड़े हैं साबरमती मल्टी मॉडल हब के बिल्डिंग में है। इसी बिल्डिंग के थ्रू एफओबी के थ्रू हम यहाँ पर इंडियन रेलवे जो जैसे दिल्ली साइड वाली जो लाइन है यहाँ पर आ सकते हैं और इसी एफओबी के थ्रू हम फ्यूचर में जो साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमने देखा, हाँ, जो आगे आप लोग देखें, यहाँ पर हम जा सकते हैं और बुलेट ट्रेन हम पकड़ सकते हैं। और इसको भी, ये जो साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन है, इसको हम दूसरी साइड जो तो राजकोट साइड का इंडियन रेलवे का स्टेशन है, उसको भी एफओबी के थ्रू हम जोड़ के रखे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे इस मल्टी मॉडल हब इमारत के नीचे। ये कितनी बनकर तैयार हो चुकी है, कब तक बनकर तैयार होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं पश्चिम रेलवे के मुख्य प्रवक्ता सुमित ठाकुर जी। देखिए, ये जो आपने जैसा बताया मल्टी मॉडल हब है, इट इज ए वे टू इंटीग्रेट वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे बीआरटीएस, इंडियन रेलवे, बुलेट ट्रेन, सारे मोड जो है यहाँ पे, मेट्रो, ये सारे मोड यहाँ इंटीग्रेट हो। अगर टैक्सी से कोई आया है तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर भी जा सकते हैं। टू व्हीलर से आया तो यहाँ से ऊपर जाएगा। बीआरटीएस की जो बस है वो उस तरफ से आएगी, मेट्रो से कनेक्शन देखा है, और यहाँ से मेट्रो जा रहा है तो ये भी यहाँ से आगे जाके आदमी कनेक्ट हो जाएगा, से कनेक्ट हो जाएगा। और इंडियन रेलवे का जो स्टेशन है साबरमती, उससे भी कनेक्ट होगा। और बुलेट ट्रेन जब बन जाएगी तब वहाँ स्टेशन चले जाएंगे। यस, उसको भी कनेक्ट करेंगे। और बुलेट ट्रेन का स्टेशन रहेगा और ऐसे सारी मल्टी मॉडल हब रहेगा। इसका कार्य जैसे देखिए 90% कंप्लीट हो चुका है। फरवरी 2023 तक इसको कंप्लीट करने की हमारी परियोजना है। उसके तहत साबरमती रेलवे स्टेशन जो है उसको भी रिडेवलप किया जा रहा है। 300 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है, जिसका टेंडर वगैरह ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है और कार्य प्रगति में होने वाला है। उसको भी हमें 3 साल में कंप्लीट करने की हमारी परियोजना है। बहरहाल ये मल्टी मॉडल हब तो बनकर लगभग तैयार है,
और फरवरी 2023 तक इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबको जो इंतजार है वो इंतजार है बुलेट ट्रेन का कि कब भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होगी। साबरमती से कैमरामैन प्रवीण डोईसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।